हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे परिवर्तन के लिए सीखना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारा जो क्लास 7 का 5th चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने देखा था, जो हमारे चैप्टर का टाइटल की बात करें तो औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, यहाँ पे औरतों ने कैसे कैसे जो भी उनके खिलाफ जो बातें हो रही थी या जो उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने कैसे सामना किया, कैसे डटकर घर के बाहर, क्योंकि आपको पता था कि औरतों के काम कुछ फिक्स होते थे। ठीक है, घर में तो ठीक है, वो उनके काम फिक्स ही होते थे कि घर का काम तो करना ही है, लेकिन यदि कोई लड़की या औरत घर के बाहर काम करना चाहती थी तो उन सभी के काम भी एक फिक्स कर दिए जाते थे कि या तो लड़की डॉक्टर बन सकती है या एक टीचर बन सकती है, उसके अलावा लड़की नहीं बन सकती कुछ भी। ठीक है, यानी कि माना जाता था कि जो भी अदर काम होते हैं उनमें थोड़ा दिमाग की ज़रूरत होती है, जो कि लड़कियों के पास बिल्कुल नहीं होती थी, पहले ऐसा माना जाता था। ठीक है, हालांकि अब आपको पता है, यदि हम वर्तमान समय की बात करें यानी आज तक की बात करते हैं यदि, तो आपको पता है कि हर एक फील्ड में लड़कियां बराबर पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे वो आपके इसरो में ही बात कर लीजिए या आपके इंजीनियरिंग क्षेत्र में ले लीजिए, किसी भी आप डिपार्टमेंट में देखोगे तो लड़कियां बराबर की हिस्सेदारी निभा रही हैं। और डीएम भी देखोगे, कई सारे प्रशासनिक अधिकारियों में से लड़कियां हैं, तो वहाँ भी वो अपने ज़िले का या अपने संभाग का या अपने तहसील का बखूबी पूरा अच्छे तरीके से काम करवाती हैं और अच्छे तरीके से सब कुछ करती हैं। ठीक है, तो लेकिन पहले ये माना जाता था कि एक तो वो शारीरिक रूप से उनको कमज़ोर माना जाता था, यानी कि वो फिजिकल थोड़ा सा वीक हैं, और दूसरा माना जाता था कि उनके पास थोड़ा वो मेंटली भी वीक है। ठीक है, यानी कि ऐसा लोग मनाते थे, हमारे जो भी पहले के पुरुष थे उनका अवधारणा थी कि महिलाएं बस इतना ही काम कर सकती हैं, अदरवाइज वो कोई काम करने लायक नहीं है। ठीक है, वहाँ पे अब यहाँ पे हम बात करते हैं परिवर्तन के लिए सीखना कि कैसे कैसे लोग किस काम से क्या सीखते हैं। तो यदि हम बात करें, स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, पहले भी था और आज भी था। हाँ, पहले ये था कि सिर्फ लड़के ही स्कूल जा सकते थे, लड़कियों के लिए स्कूल जाना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं थी कि वो स्कूल जाएं ही, बिल्कुल ज़रूरी ही है। बस उनका था कि थोड़ा सा यदि पढ़ लेती हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ लेती तो उनको तो दूसरे घर जाना है, तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं था पहले। ठीक है, लेकिन अब बात करें हम प्रेजेंट टाइम की, तो स्कूल जाना आपके जीवन का क्या हो गया है, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ पे इतने बच्चे, मतलब हम सोचने लगते हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना क्या एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको देखते हो कि शहर हो या गांव हो, हर एक क्षेत्र में बच्चे स्कूल जाते हैं और काफ़ी मात्रा में बच्चे जाते हैं। पहले गांव के बच्चे ज़्यादातर जो भी मतलब थोड़ा रिच फैमिली के नहीं होते थे, तो गरीब होते थे, वो क्या करते थे, एक तो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, ऊपर से यदि उनको गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे वो भी लंच हुआ तो भाग आए तो स्कूल नहीं जाते थे, या कि फिर स्कूल गए 10 मिनट बैठे फिर वहाँ से स्कूल से चले आए, स्कूल नहीं जाते थे। लेकिन जब से ये हमारा भोजन का चलने लगा कि वहाँ पे स्कूल पे जो दिया जाता है मध्याह्न भोजन, उसके बाद से काफ़ी सुधार हुआ था कि बच्चे वहाँ स्कूल जाते थे। उसके बाद फिर स्कॉलरशिप भी देने लगे, और जो भी वहाँ पे मिलती है, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं अब सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि छोटे बच्चों को जो होता है, पहले क्या होता, हम लोग भी जब स्कूल जाते थे तो जाने में बहुत आनाकानी करते थे। ठीक है, यानी कि जितने भी छोटे बच्चे होते हैं वो बहाने बहुत बनाते हैं कि हमारी आज तबीयत ख़राब है, पैर में दर्द है, सिर पे दर्द है, पता नहीं कहाँ कहाँ उनके दर्द हो जाता है जब स्कूल जाने का की बात आती है। ठीक है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, स्कूल जाना ही पड़ता है। और यदि आप नहीं जाते हो तो घर में पेरेंट्स से भी मार खाओगे, स्कूल में टीचर्स से भी मार खाओगे, और ऊपर से जो आपको प्लांटी उसकी जो होती थी उसको भरनी पड़ती थी वो अलग से। ठीक है, तो इसलिए स्कूल जाना ही पड़ता था, चाहे आज की बात करें या पहले की बात करें, और हर एक बच्चे को स्कूल जाना एक आम बात थी। ठीक है, यानी वो स्कूल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी कि कल्पना करना भी कठिन होगा कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुँच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। ठीक है,
इतना सब कुछ देखने के बाद हमको ये लगता है कि सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन अभी आपने बहुत सारी दुनिया नहीं देखी है। यहाँ पे हमारे ही देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। स्कूल का पूरा पूरा ये भी नहीं जानते स्कूल होता क्या चीज़ है, ये होता कैसे है, उनको ये भी नहीं पता होता है। और अभी प्रेजेंट टाइम की भी बात करें तो अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, वहाँ के जैसे आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को ही आप ले लीजिए, जो जनजातियाँ होते हैं उनके बच्चों को ही ले लीजिए, वो स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। वो अपना जीवन पहले की तरह ही अभी भी उनका जीवन चल रहा है। और जो हम बात करें जनजातियों की, तो उनको तो उनका जो जीवन है वो तो और बद से बदतर ही चल रहा है, ठीक है। अभी भी कोई उनके लिए स्कूल वगैरह नहीं है, और ना ही वो स्कूल जाते हैं और ना जाना चाहते हैं, ना ही कोई अभी भी ज़्यादातर सुविधा उपलब्ध हो पाई है उनको, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमने देखा काफ़ी सारा सुधार हो चुका है। बहुत से बच्चे हैं, गांव में भी है और सिटी में भी है। सभी बच्चे प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो जैसे अफोर्ड कर सकते हैं जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें तो प्राचीन टाइम की बात करें, बहुत मतलब अतीत समय की, तो वहाँ पे क्या था, लिखना और पढ़ना कुछ लोगों के लिए मतलब कुछ ही लोग जानते थे। बहुत ही ऐसे रेयर लोग होते थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या होते थे, वही काम वो सीखते थे जो उनके परिवार वाले करते थे, या कि जो भी उनके घर के बड़े बुजुर्ग करते थे, बस वही काम करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी, ठीक है। प्राचीन काल में भी लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं होती थी, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जहाँ एक लड़के को, पहले की बात करें यदि हम, तो एक लड़के को जहाँ पढ़ाया लिखाया जाता था वहाँ पे इसको स्कूल भेजा जाता था, और भी जो घर के बाहर भी काम करने को भेजा जाता था। लेकिन लड़कियों को वहाँ का एक अक्षर यानी कि आ भी पढ़ना चाहे तो वो नहीं सीख सकती थी, ठीक है। उसको सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुमारी बुनकरी वस्त्र बुनना, बुनकरी का मतलब होता है वस्त्र बुनना, जो भी होते हैं हमारे जो वस्त्र पहनते हैं वो बुनकरी बनाते हैं, और हस्तकला मतलब सिखाई जाती थी। ये धारणा थी कि लड़कियां और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था, ठीक है। यानी कि यदि हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं तो जो कुम्हार के घर की यदि बात करें तो वहाँ की जो स्त्रियाँ होती थी तो क्या करती थी कि मतलब मिट्टी को इकट्ठा करना, बाहर से ढो के लाना, मिट्टी इकट्ठा करना खेत से लाके, उसके बाद उसको मिट्टी को पूरा पानी में भिगो के उसको फुला के जो भी होता है उसका बना के अच्छे तरीके से, यानी कि एक घड़े के लिए मिट्टी तैयार करना। लेकिन वो क्या करती थी, घड़ा बनाती नहीं थी, क्योंकि ये माना जाता था कि जो स्त्रियां हैं, जो चाक होता है यानी घड़ा बनाने वाला जो ऐसे होता है, वो नहीं चला सकती थी, ठीक है। इसलिए उनको क्या माना जाता, वो लड़कियां जो होती थी या स्त्रियां होती थी उनको कुम्हार नहीं माना जाता था, क्योंकि कुम्हार वही है जो चाक चला रहा है, ठीक है। पहले की ये अवधारणा थी, यानी कि इनको चकवैस भी बोला जाता है। तो ये कुम्हार वही होते हैं जो कि जो ये चाक चलाते हैं, और स्त्रियां तो इसीलिए उनको ना तो चाक चलाने की अनुमति थी, बस इनको ये माना जाता था कि स्त्रियां जो होती हैं या लड़कियां होती हैं वो सहायता करने के लिए ही बनी हुई हैं और सहायता करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये खुद से कोई काम, यदि एक जो मिट्टी बना ली, मिट्टी ला के रख दी, वो घड़ा बनाना यदि चाहती हैं तो घड़ा भी नहीं बना सकती थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया था, ठीक है। यहाँ पे 200 वर्ष तक, लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेज भी भारत पे शासन किए थे। हालांकि यहाँ पे हम 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, यानी कि लगभग 200 वर्ष पूर्व, आज से 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों को शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ, ठीक है। यानी कि जो भी माता पिता पढ़े नहीं थे, लेकिन क्या किए कि उन्होंने फिर भी बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे। तब भी क्या हुआ, यहाँ पे बच्चों का मतलब आप सबसे ज़्यादा समझिए कि लड़कों को ही भेजा जा रहा था, ठीक है। वहाँ भी लड़कियों की शिक्षा को लेके बहुत ज़्यादा विरोध हुआ।
उसके बावजूद इसके बावजूद क्या होता है, बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया। इस स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया, ठीक है। यानी कि जब उनको स्कूल भेजा जाता था तो समाज, क्योंकि आपको पता हम समाज में रहते हैं, और जब समाज में रहते हैं तो मैंने कल भी बताया था कि वहाँ उन लोगों की बातें हमें कितनी सुननी पड़ती है, और वो कैसे बात करते हैं, कैसे बनाते हैं, हम अच्छा करते हैं तो भी, बुरा करते हैं तो भी, ठीक है। और हम हमेशा बहुत से काम ऐसे होते हैं जो इस डर से नहीं करते हैं कि कहीं मेरे से ये गलत हो गया तो समाज के लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। यानी समाज में हम कैसे सिर ऊंचा करके चल पाएंगे, इसलिए बहुत से कामों को हम तो खुद ही छोड़ देते हैं कि मैं ये इस काम में नहीं घुसूंगा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, समाज के लोग हमको क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, बस यही सोच के फिर हम पीछे हट जाते हैं। जबकि पता है कि यदि कोशिश करें तो हो सकता है, लेकिन फिर हम बस समाज के डर से ही पीछे आ जाते हैं। तो वहाँ पे लड़कियों ने जब पढ़ना स्टार्ट किया था तब भी बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके संघर्ष से लड़ते हुए उन्होंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक कहानी दी गई है। हम राम सुंदरी देवी यानी कि 1800 से 1890 का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में रहती थी, यानी कि वेस्ट बंगाल में रहती थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। यानी कि बात करें हम तो 60 ईयर, ठीक है। तो ये 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में, यानी पश्चिम बंगाल की जो भाषा बांग्ला, वहाँ पे उस भाषा में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। उनकी पुस्तक की बात करें यदि हम, तो अमार जीवोन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, ठीक है। यानी कि ये आप लोग नोट भी कर सकते हो कि अमार जीनोम, ठीक है, जीवोन है, ये किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई ये पहली आत्मकथा था। और वो महिला कौन थी, वो महिला थी राम सुंदरी देवी थी, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें यदि, तो राम सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है, ठीक है। यानी कि इतनी घटिया बात वहाँ पे, अब आप समझ सकते हो कि वहाँ पे लड़कियों को ना पढ़ाने के उधर इधर आप सोच समझते हो, जब घर में आप देखते होगे कि यदि कुछ काम करना, ठीक है, और वहाँ पे बोल दिया जाता है कि ऐसा काम मत करना, इससे अपशगुन हो जाता है। अरे अब शगुन क्या हो जाता है पूछ लो तो कोई कुछ नहीं बताएगा, लेकिन बोल देंगे ऐसा काम करना अच्छी बात नहीं होती है, ऐसे काम करने से बहुत बुरा असर पड़ता है, या अपने भाई को या अपने पति को या अपने पिता को, तो ये काम लड़कियों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बात की गई कि पहले ये माना जाता था कि यदि लड़कियां घर में पढ़ती हैं या औरतें घर की पढ़ी लिखी होती हैं तो पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं, ठीक है। अब बिल्कुल दुर्भाग्य लाएंगी ही। यहाँ पे आप यदि हम अभी वर्तमान समय की सोच से देखें तो दुर्भाग्य इस कारण हो सकता है कि जब लड़कियां या पत्नियां जो होंगी, घर की औरतें पढ़ी लिखी होंगी, तो पति की हर एक झूठी बात पे भरोसा नहीं करेंगी, ठीक है। जहाँ अभी वो क्या कर रहे थे, जो भी बता रहे थे, जो भी बता देते थे उनको, वो मान लेती थी, क्योंकि उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी हो जाएंगी, जब वो सारी बातें समझने लगेंगी, तो जब क्या आप उनको मूर्ख बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते हो, क्योंकि उनको सारी बातें पता है। तो बिल्कुल उनके लिए दुर्भाग्य की बात तो थी ही, लेकिन वो कुछ अलग हिसाब से पति के लिए दुर्भाग्य की बात कर रहे थे। लेकिन हम अभी प्रेजेंट टाइम की सोच की बात करें तो यहाँ पे दुर्भाग्य की बात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सिर्फ इसीलिए नहीं ला पढ़ाई, मतलब ऐसी बातें बना रहे थे कि यदि वो पढ़ लिख लेगी तो उनके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली दुर्भाग्य ही है, क्योंकि उनकी बात, हर एक बात वो नहीं मानेंगी। जो सही होगा वही मानेंगी, और जो गलत होगा उसका बिल्कुल डट के सामना करेंगी कि यहाँ पे तुम गलत हो, ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें और विधवा हो जाती हैं, यानी कि अब यहाँ तक कि यदि पत्नी पढ़ती है या लड़की या औरत पढ़ती है घर की, तो उसका पति खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो लड़की क्या होती है, विधवा हो जाती है। यानी कि अब किसी को अपना सिंदूर बचाना है, सुहाग बचाना है, तो वो क्या करेगी, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी, ठीक है। और लेकिन जिसने ठान लिया कि चलो अब मरना तो एक जीवन का अटल सत्य है, मरेंगे तो है ही, तभी वहाँ पे जिसने ये जो हमारी राम सुंदरी देवी हैं,
उन्होंने ये बहुत अच्छा साहसपूर्ण कदम उठाया था कि चलो देख ही लेते हैं कौन कितना मरता है और किसका दुर्भाग्य कितना जन्म लेता है, जो होगा सामने आएगा और देख ही लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना तो पति की डेथ हुई थी और ना तो पति के जीवन में दुर्भाग्य ही आया था, ठीक है। और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की थी, आगे इनकी कहानी पढ़ेंगे तो समझेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ यही बताने की जो हमने रूढ़वादी अवधारणा पढ़ी थी, तो यही रूढ़वादी अवधारणा है कि यदि लड़की पढ़ती है तो पति के भाग्य में मतलब कि जो भी जीवन में दुर्भाग्य लाती है और पति उसका खत्म हो जाता है, लेकिन वो स्त्री क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। ये सारी बातें थी कि पति दुर्भाग्य लाती है, पत्नी के भाग्य में, सॉरी, वो पत्नी दुर्भाग्य लाती है एक पति के भाग्य में यदि पढ़ी लिखी है तो, या विधवा हो जाती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, शादी के बाद उन्होंने छुप छुप कर स्वयं से पढ़ना लिखना सीखा। वो बताती हैं, उनकी आत्मकथा की बात करें तो वो बता रही थी कि मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और इधर आधी रात को जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी, ठीक है। मतलब कि आधी रात हो जाने के बाद भी वो काम में लगी रहती थी, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो बाल विवाह काफ़ी मात्रा में प्रचलित था और बाल विवाह हमेशा मतलब कि आप यदि एक तो पेट सगाई हो जाती थी किसी के पेट में, यदि वहाँ से तय कर लिया जाता था बच्चा होने से पहले, ठीक है, कि यदि तुम्हारे लड़का हुआ मेरे लड़की हुई तो हम दोनों इन दोनों की शादी कर देंगे। नहीं तो 4 से 5 साल के हुए, 8 साल के हुए, 6 साल के हुए, वहाँ पे क्या कर दी जाती थी, उनकी शादी कर दी जाती थी। तो ये बता रही हैं कि हम उस टाइम पे इनकी शादी हो चुकी थी, ये 14 ईयर की थी, ठीक है, यानी कि ये 14 साल की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी, ठीक है। उनके मन में एक इच्छा जगने लगी क्योंकि वो रिच फैमिली से थी, वहाँ के उनके पति भी पढ़े थे और उनके बच्चे भी जो थे वो पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उनके मन में ये अभिलाषा जगने लगी, यानी अभिलाषा की बात करें तो इच्छा होने लगी कि मैं भी पढ़ना सीखूंगी और अपनी एक धार्मिक पांडुलिपि लिखूंगी। मैं अभागी थी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि मैं अभागी थी, क्योंकि वहाँ पे बात की गई थी कि पति के लिए वो दुर्भाग्य लाएगी या विधवा हो जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा, मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। अब यहाँ पे वही दकियानूसी बात थी, इसलिए उन दिनों क्या था कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी, मुझे क्या हो गया है, ठीक है। उन्होंने ये सोचे, मतलब जब ये सोचती थी कि मुझे पढ़ना है, उसके बाद उनको लगता था कि मुझे क्या हो गया, मैं क्या सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी, ठीक है। वो पढ़ने का तो मन बना लिया, लेकिन वो ये सोच रही थी कहीं सच में ऐसा हो गया तो क्या होगा, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया, ठीक है, यानी कि उनको एक स्वप्न आता है, मैं चैतन्य भागवत एक संत, ठीक है। तो स्वप्न में क्या आता है उनको, मैं चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। मतलब उन्होंने सपना देखा कि वो एक चैतन्य भागवत नाम की उनके जीवन की जो कथा थी पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे के से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना, ठीक है। यानी कि वो रसोई में खाना बना रही थी तो उनके पति ने, वहाँ 14 ईयर की थी, उनको एक बच्चा हो चुका था, ठीक है। तो उसके बच्चे से उसके पति ने कहा कि मतलब मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ चैतन्य भागवत नाम की जो पुस्तक थी, तो तुम जब मैं मंगाऊंगा तो इसको लेके आना। वे पुस्तक वही छोड़ कर चले गए थे। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया, ठीक है। यानी कि वो जो राम सुंदरी जी थी, उन्होंने क्या किया, चुपके से एक पन्ना उसका निकाल लिया और सावधानी से उसे छिपा दिया। वो वहाँ से उसका एक पेज निकाल के उसको कहीं पे छुपा देती हैं। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, ठीक है। यानी वो बता रही हैं कि उस टाइम पे उसको कहीं पे भी छुपाना एक बड़ा ही काम था कि यदि किसी ने भी गलती से देख लिया तब तो उनकी खैर नहीं थी, ठीक है। फिर तो उनको घर से ही सीधे निकाला जाता, इसलिए वो किसी तरह उसको बड़े ही सावधानी से छुपाया, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ से नहीं दिखना चाहिए था। नहीं तो सबको पता चल जाता कि ये सबके विरुद्ध जा रही है, यानी कि इसको अपने पति की कोई परवाह नहीं है या घर की कोई परवाह नहीं है, ये अपने मन का करना चाह रही है, ठीक है। मेरा जो उसका सबसे बड़ा बेटा था, उस समय
ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने की का अभ्यास कर रहा था। ठीक है, यानी कि उनका जो वही क्या नाम था उसका, बिपिन बिपिन नाम का जो लड़का था, तो वो क्या कर रहा था, ताड़ के पत्तों पर, पहले कि हमारे पास रफ और ये जो भी होते हैं तो ये ज़्यादा रफ कापी वापी नहीं मिलती थी। ठीक है, तो इसी में वो लोग बनाते थे। तो क्या बात कर रही हैं कि ताड़ के पत्तों पर वो लिखना, अक्षर लिखना सीख रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा लिया। ठीक है, जो वो अक्षर बनाता जा रहा था उसमें से उन्होंने क्या किया कि एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। ठीक है, जो भी वो पढ़ती थी उसका मिलान जो भी उसमें लिखे रहते थे, जो चैतन्य भगवत नाम की एक बुक थी, तो उसका जो एक पेज निकाला हुआ था उनमें, तो जो लिखा रहता था उसको जो वो अभ्यास करने के बाद क्या करती थी, मिलान करती थी कि क्या लिखा हुआ है। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। ठीक है, यानी कि दिन भर में हम आम बोलचाल की भाषा में भी बहुत से शब्द ऐसे हैं जो बोल जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। हम अभी भी हम जितना बोल रहे हैं वो उसको यदि हम एक किताब में लिखना चाहें तो पूरी एक किताब हम छाप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने क्या बात की कि जो भी बोला जाता था उनको भी वो अच्छे तरीके से सावधानी से ध्यान देती थी और उनको भी मिलाने की कोशिश करती थी जो वो दिन भर सुनती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैंने पढ़ना सीख लिया। ठीक है, यानी कि वो बता रही हैं कि इतना सब कुछ छुपते छुपाते वो उन्होंने आखिरकार पढ़ना सीख ही लिया। राम सुंदरी देवी, मतलब कि राम सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। ठीक है, जब उनको धीरे धीरे अपने अक्षर का ज्ञान हो गया, यानी कि जो भी उनके भाषा के अक्षर थे उनको जब ज्ञान हो गया, तो उन्होंने चैतन्य भागवत जो पुस्तक थी उसको आखिरकार पूरा पढ़ लिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राम सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। ठीक है, यानी कि एक तो वो छोटी बच्ची, अब 14 ईयर की बच्ची, आपको पता है कि कितनी बड़ी होगी। ठीक है, उसमें से अब घर की बहू है, सारा काम, बच्चा भी एक हो चुका था, वहाँ से भी उनको काफ़ी वीकनेस वो तो आ ही जाती है, क्योंकि इतना कोई मैच्योर नहीं होती कोई भी लड़की कि वो एक 14 ईयर में ही एक बच्चे को जन्म दे सके। ठीक है, यदि दे भी देती है तो वहाँ पे उसकी जो भी शारीरिक हालत होती है वो बहुत बद से बदतर हो जाती है, और इसीलिए महिलाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा जल्दी बुढ़ी हो जाती है। उनका यही रीज़न है सबसे बड़ा। एक तो खान पान में अच्छे से ध्यान नहीं रहता, ऊपर से उनको काम बिल्कुल अनलिमिटेड रहता है, कोई लिमिट ही नहीं रहता है, ना तो कोई घंटे का लिमिट रहता है, ना तो कोई काम का लिमिट रहता है कि उनको कितना करना है। ठीक है, यहाँ पे मतलब खड़े रहो, पूरा खड़े खड़े करते रहो, घूमते रहो, चलते रहो, कमर तक जब बिस्तर पे ऐसे लेटती हैं महिलाएं तो ऐसे लगता है कि पूरी कमर जो है एकदम से फट जाएगी। ठीक है, अभी भी है जो महिलाएं काम करती हैं, यदि आप लोग भी अनुभव किए होगे, जब आप सारा दिन काम पे लगे रहते हो, बिल्कुल 1 मिनट का भी विश्राम नहीं करते हो, और जब जाके आप बेड में लेटने की कोशिश करते हो तो अचानक से ऐसे लगता है कि कमर 2 टुकड़ा हो जाएगा उसका। ठीक है, जो भी हमारी कमर है तो उसके, और जब इतनी कम उम्र में एक तो बच्चा हो जाता है, ऊपर से पूरे घर का काम, ऊपर से खाने पीने की स्थिति भी अच्छी नहीं, इसीलिए आपको पता है कि अब हमारे जो भी हमारी सरकार है उनके द्वारा बहुत सारा सुधार किया गया है कि अब लड़की यदि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी बाल विवाह को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है कि अब 18 साल से ऊपर की लड़कियों की ही शादी होगी और 21 साल की उम्र के लड़कों की ही शादी होगी। ठीक है, हालांकि अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लड़कियों की उम्र अब और बढ़ने वाली है, यानी लड़कियों की उम्र अब 21 साल होने वाली है कि 21 साल तक, क्योंकि 18 साल में क्या होता है कि लड़कियां सिर्फ क्या कर पाती हैं, वही अपना पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की, उसके बाद उनकी उम्र अब 18 साल हो गई, और इनको घर वालों को भी वो तो 16 साल से ही सोचने लगते हैं, थोड़ा लीगल इनको मिल गया कि चलो अब 18 साल की हो गई है, अब इनकी शादी करनी चाहिए, तो उनको अपने जॉब के लिए जो भी है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कि वो अपनी जॉब अपॉर्ट कर सके, या कोई भी नौकरी करना चाहती हैं तो उनके लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए क्या किया जा रहा है, अभी किया नहीं गया। ठीक है, ये बात चल रही है कि अब लड़कियों की जो उम्र है वो 21 साल, जो शादी की उम्र है, बढ़ा के अब 21 साल कर दी जाएगी। ठीक है, हालांकि अभी ये हमारे कानून में आया नहीं है, लेकिन जल्द ही ये आने वाला है।
तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे पहले लड़कियों की जो स्थिति थी वो बद से बदतर थी, और कैसे फिर भी यदि कोई करना चाहे, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको ये समझ में आई होगी कि यदि हम किसी काम को ठान लें तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं होता था। ठीक है, इसने राम सुंदरी जी ने ना तो कोई स्कूल ज्वाइन की, ना तो किसी से इन्होंने सहारा लिया, लेकिन इनके मन में इनका आत्मविश्वास इतना दृढ़ था कि इन्होंने जो चाहा वो कर लिया। ठीक है, इनको पढ़ने का मन किया तो इन्होंने जैसे भी पूरा दिन चाहती तो थक जाती थी, पूरा घर का काम भी रहता था, सबको संभालना, सबकी देखभाल करना, उसके बाद चाहती तो ये भी बैठ के बिस्तर में आराम से मतलब लेट के आराम कर सकती थी। लेकिन इनको बस इनके अंदर जुनून था कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भी कुछ करना है, इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया और एक आज की महिलाओं के लिए इन्होंने मिसाल कायम कर दी। ठीक है, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि हम और आप क्या करते हैं, थोड़ा सा भी काम किए थक गए, अरे यार मुझे से तो नहीं होगा, चलो छोड़ देते हैं इसको। लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिलती है और पढ़ने का यही प्रॉफिट होता है, और इसी से हमको मोटिवेट होना चाहिए कि बताओ, जब उस जमाने में इतनी छोटी उम्र में शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, पूरा घर का काम करना पड़ता है, कोई स्कूल भी इनको नहीं अवेलेबल होती है, कोई बताने वाला भी नहीं होता है, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से भी नहीं पूछ सकती थी कि या तो अपने बच्चे से कि कहीं गलती से भी घर वालों को पता चल गया तब तो इनकी घर पे रहाइश नहीं होने वाली थी। ठीक है, इन्होंने फिर भी पढ़ाई करनी सीख ली। यानी कि यदि आप में से भी, हम लोग कई सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं अरे ये काम तो मेरे बस का नहीं है, ये हो नहीं पाएगा मेरे से, तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। ठीक है, और इस कहानी पढ़ने के बाद तो हम बिल्कुल ही गलत हो जाते हैं कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है और उस काम को करने की हम ठान लें तो ज़रूर कर सकते हैं, जैसे इन्होंने कर दिखाया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, तो यहाँ पे क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा यदि हम बात करें तो एक कहानी दी हुई है, एक लड़के की है, इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या बात की गई है। जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देख कर खुश था। ठीक है, यहाँ पे यदि लड़कियों की ही नहीं लड़कों की बात करें तो क्या था, जेवियर नाम का एक लड़का था, वो अपने 10th का रिजल्ट देखकर काफ़ी खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। ठीक है, यानी कि उसको काफ़ी अच्छे नंबर मिले थे। साइंस में उसको अच्छे नंबर नहीं मिले थे, मैथ में भी नहीं मिले थे, लेकिन हिस्ट्री में और भी जो उसके इम्पोर्टेंट लैंग्वेज थी उसमें उसको अच्छे नंबर मिलते हैं। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वो खुश नहीं हुए। जब उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे उसके रिजल्ट से। उन्होंने कहा, हे भगवान, जेवियर गणित में तुम सिर्फ 65 लाए हो, मतलब कि 65% लाए हो, भौतिकी शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। ठीक है, यानी उनकी मम्मी क्या बोलती हैं कि हे भगवान, तुमने तो गणित में 65% ही लाए हैं और जो तुम्हारा फिजिक्स है उसमें भी तुम्हारे बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं हैं। तो लड़का, जो जेवियर नाम का लड़का था, उसने बोला कि मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि भले ही मेरे कम नंबर आए हैं, मैं इसको पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो इतिहास पढ़ना चाहता हूँ, यानी हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। उसके पिता क्या बोलते हैं, तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मदद मिलेगी, इसमें कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, यानी कि पिता ने क्या बात की, जैसे हमने आपको कल ही बताया था कि वहाँ पे हमें पेरेंट्स का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमें उनके मर्जी का पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में है, लेकिन हम उस टाइम पे क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा हमारी समझ भी डेवलप नहीं हुई रहती है और हमको जो भी बोलते हैं उनकी बात माननी पड़ती है कि अभी ये कर लो, और फिर बाद में हमको पता चलता है कि हम काफ़ी गलत डिसीजन ले चुके हैं और काफ़ी गलत रास्ते पे जा चुके हैं। ठीक है, तो उनके जो फादर थे वो बोल रहे हैं कि तुम मैथ क्यों लोगे, क्योंकि इसमें तुम्हारा जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको क्यों पढ़ोगे तुम, इसमें कोई इतिहास तो मुझे तुम्हारा जो कैरियर है वो तो नहीं दिखता है, और मैथ लोगे तो तुम्हारा अच्छा करियर भी बन सकता है। तो उस लड़के ने कहा, पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन उस लड़के का इंटरेस्ट जो था वो साइंस और मैथ में बिल्कुल भी नहीं था। लड़का यहाँ पे बोलता है, समझदारी से काम लो बेटा, बेटे गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। ठीक है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं लड़के को कि बेटा तुम समझदारी से काम लो और तुम मैथ ले लो और साथ साथ क्या करना कि कंप्यूटर कोर्स भी कर लेना, कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, आप भी
अभी भी क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, आप हम सभी लोग हैं, क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ ही अपना चाहते हैं कि कितनी सारी डिग्रियां मिल जाएं जो कि हमारे पास आ जाए, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों का कोई एम फिक्स नहीं होता। जब जिस लोगों का एम फिक्स नहीं होता वहाँ पे वो बस यही भटकते रहते हैं कि मुझे क्या करना है। मुझे अब मैं ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ, उसके अलावा मैं कंप्यूटर भी कर लेती हूँ, कंप्यूटर का कोर्स भी पूरा हो जाए, उसके अलावा और भी जो दुनिया भर का होता होगा वो सब कर ले, ठीक है। क्योंकि नौकरी मिलने में जितनी ज़्यादा डिग्रियाँ होगी उतनी ज़्यादा नौकरी मिलेगी। लेकिन अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब सिचुएशन थोड़ा उल्टा हो गई है, ठीक है। अब वहाँ पे आपकी डिग्रियाँ कोई वैल्यू नहीं रखती हैं, यानी कि रखती हैं बस ये देखने के लिए कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हो। लेकिन और यहाँ पे क्या होता है कि अभी भी हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, अभी भी जो 10th क्लास में होंगे आप में से कई लोग, या 12th में, वहाँ पे क्या होता है कि परसेंटेज का काफ़ी महत्व दिया जाता है कि 80%, 70%, 90%। अरे उसका लड़का तो 80% लाए, तुम क्या पढ़ते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपकी नौकरी में आपके परसेंटेज 1% भी आपकी हेल्प नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, कुछ नौकरियाँ होती है जहाँ पे रखने के लिए आपको वो रखते हैं कि यहाँ पे आप फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, या 60% से, या 38 या 35 जो भी है उससे नंबर एप्रॉक्स ऊँचे ही थोड़ा होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको यदि हाई क्वालिटी की नौकरी लेनी है, अब आप समझो कि जहाँ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने जा रहे हो, या आप लोक प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हो, वहाँ पे आपकी डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं है। बस इतना है कि आप स्नातक पूरा कर लो, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, मोर देन सफिशिएंट। वहाँ पे नहीं पूछा जाता कि आपके कितने परसेंटेज हैं या क्या है, आप कितने बार में पास हुए, चाहे 12वीं 10 बार में पास करो, चाहे 15 बार में पास करो, कोई नहीं पूछता है। ग्रेजुएशन चाहे आप 10 साल में पास करो, 2 साल में, 3 साल में, लेकिन आप पास होना चाहिए बस, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि अभी भी हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और हम उसी चक्कर में थोड़ा परीक्षा धन परीक्षा बोझ जो भी शॉर्टकट होता है उसको अपनाते हैं कि मैं, मेरे समझ में आए चाहे ना आए, मेरे परसेंटेज अच्छे आ जाना चाहिए। और सबसे इसका मेन कारण जो होता है यही होता है, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा होता है हमारे ऊपर, प्रेशर होता है कि अरे परसेंटेज नहीं है। और जब परसेंटेज नहीं आते हैं तो फिर बहुत सारी धमकियाँ भी मिलने लगती हैं कि अपना तुम खर्चा देखो, ये करो, घर से जाओ। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, मजबूरन किताब छोड़ के हमका जो भी इजी तरीका मिले कि चलो इसको पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेंगे, परसेंटेज आ जाएगा, और हम वही करते हैं। लेकिन हमारा जो करियर होता है वो कहीं ना कहीं हम उसको बहुत पीछे छोड़ते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो हम अपनी इच्छा का पढ़ नहीं रहे हैं, ऊपर से जो भी पढ़ रहे हैं बस पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, किसी तरह परसेंटेज अच्छे आ जाने चाहिए। और परसेंटेज अच्छे आते हैं तो आपके घर वाले काफ़ी, उनका जो सीना है गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मेरे बच्चे का परसेंटेज इतना आया है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, और फिर आप उसमें से भी आप एक बात करें तो आपको जिल्लत उठानी पड़ती है कि अरे अभी तक तो इतने ज़्यादा परसेंटेज आ रहे थे, एक नौकरी भी हासिल नहीं कर पा रहा। अब वो क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा वो एजुकेशन लेवल ही नहीं है जो हमको एक नौकरी के लिए चाहिए, ठीक है। हमने परीक्षा बहुत पढ़ के तो रट्टा मार के परसेंटेज तो ला दिए, लेकिन हमारा जो मेन ज्ञान है, नॉलेज है, वो तो हमारे पास है ही नहीं। और नौकरी में हमको अपने नॉलेज की ज़रूरत होती है, ना कि अपने परसेंटेज की ज़रूरत होती है। इसलिए आप लोग हमेशा कोशिश करिएगा कि जो भी आपकी बुक में है, जितना भी पढ़ो इतना अच्छे तरीके से पढ़ो कि वो आपसे बने। परसेंटेज चाहे कितने भी कम आए, लेकिन आपसे सारी बातें बननी चाहिए, ठीक है। और तभी आप सक्सेस हो सकते हो। अन्यथा ये परसेंटेज वगैरह के पीछे भागोगे तो ना तो इसकी कोई वैल्यू है। हाँ, 2 मिनट के लिए आपको होगा कि चलो इसके परसेंटेज अच्छे आए हैं, थोड़ा खुशी मना लो, अच्छी बात है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और अभी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरी बात आपको कभी ना कभी ये ज़रूर समझ में आएगी कि मैं जो बोलना चाह रही थी उसका मतलब क्या था, ठीक है। तो आई होप कि इतना सारा जो मैंने बताया आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट जो भी है टॉपिक तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कल हम बात करेंगे रुकैया, सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना, ठीक है। तो इसके बारे में पहले देखेंगे, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।